स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के प्रभाव। 1911 ईस्वी की क्रांति चीन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस क्रांति को एक वास्तविक क्रांति तथा चीन के इतिहास में अपनी किस्म की प्रथम ऐसी घटना के रूप में माना जाता है। इस क्रांति का पहला प्रभाव है मांचू वंश का अंत। 1911 की क्रांति का पहला महत्वपूर्ण प्रभाव 3 शताब्दियों से चले आ रहे मांचू वंश के शासन की समाप्ति था। इस वंश के शासक अयोग्य, भ्रष्टाचारी और रूढ़िवादी तथा विलासी थे। ये न तो कुशल शासन प्रबंध स्थापित कर पाए और न ही विदेशी शक्तियों के विरुद्ध विजय प्राप्त कर सके। जापान जैसे छोटे से देश से हार गए, जिससे चीन के सम्मान को ठेस पहुंची। 1911-12 में बिना किसी कठिनाई एवं रक्तपात के इस राजवंश को समाप्त कर दिया गया। मांचू वंश की स्थापना 1619 ईस्वी में हुई थी। क्रांति के बाद 12 फरवरी 1912 को मांचू वंश के शासक ने गद्दी त्याग दी। नेक्स्ट प्रभाव है गणतंत्र की स्थापना। 1911 की चीनी क्रांति ने परंपरागत शासन प्रणाली राजतंत्र को समाप्त कर दिया। गणतंत्र व्यवस्था की स्थापना की गई। युआन शिकाई इस गणतंत्र प्रणाली में चीन के पहले राष्ट्रपति बने। वह प्रारंभ में राजतंत्र की स्थापना का इच्छुक था। 1915 में उसने राजतंत्र स्थापित करने का पुनः असफल प्रयास किया। 1916 में उसकी मृत्यु के साथ ही चीन में राजतंत्र की स्थापना के विचारों का अंत हो गया। नेक्स्ट प्रभाव है केंद्रीय शक्ति का कमजोर होना। चीन की 1911 की क्रांति ने केंद्रीय सत्ता को कमजोर बनाया तथा क्षेत्रीय शक्तियों का उत्थान हुआ। मांचू शासकों के समय शक्ति का केंद्र पीकिंग था, परंतु क्रांति के समय नानकिंग भी शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। युआन शिकाई की मृत्यु के बाद चीन में भी केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ गई। क्रांति के बाद 10 वर्षों में पीकिंग में युआन के पुराने समर्थकों तथा सैनिक अधिकारियों के बीच राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष चलता रहा। दक्षिण में 1917 में डॉक्टर sun yat-sen के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो गई, जो पीकिंग की सरकार के नियंत्रण में नहीं थी। देश के कई अन्य प्रांतों में सैनिक अधिकारियों के अधीन स्वतंत्र सरकारों का गठन हुआ। चीन में केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने का लाभ उठाकर रूस ने दक्षिण के प्रांतों में साम्यवादी विचारों का प्रचार करना शुरू कर दिया। उत्तरी चीन के प्रदेशों में जापान ने बहुत सी सुविधाएं प्राप्त कर ली। केंद्रीय सरकार की दुर्बलता के कारण देश में क्षेत्रीयवाद की भावना अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। नेक्स्ट है संविधान का निर्माण। 1911 की क्रांति के बाद चीन का संविधान बनाया गया। चीन के राष्ट्रपति युआन शिकाई ने स्वेच्छाचारी शासन स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान बनाने का निर्णय लिया। संविधान बनाने का कार्य उसने संविधान परिषद को सौंप दिया। संविधान परिषद के सभी सदस्य युआन शिकाई के समर्थक थे। उन्होंने राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार चीन का संविधान बनाया। इस संविधान के अनुसार राज्य की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित कर दी गई। उसका कार्यकाल 10 वर्ष निश्चित किया गया। वह अपना कार्यकाल बढ़ा भी सकता था। विधानसभाओं के अधिकार समाप्त कर दिए। इसके अलावा संसद के स्थान पर राज्यसभा गठित की गई, जो केवल राष्ट्रपति को सलाह दे सकती थी। नेक्स्ट है नए विचारों का आगमन। चीन में 1911 की क्रांति के बाद नए विचारों को महत्व दिया जाने लगा। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त तथा आधुनिक विचार से प्रेरित बुद्धिजीवी वर्ग ने रूढ़िवादी नींव पर खड़े चीन के सामाजिक ढांचे को जड़ से उखाड़ने का प्रयास शुरू कर दिए। इनका मानना था कि चीन के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व चीन के सामाजिक ढांचे की पुरातन कुरीतियां हैं। पश्चिमी विचारों से प्रभावित चीनी विचारकों ने चीन में उदारवाद, व्यक्तिवाद, स्त्रियों के अधिकारों, प्रजातंत्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार किया। रूढ़िवाद और अंधविश्वासों की आलोचना की गई। समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं ने भी उदार विचारों का प्रचार किया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जागृति। चीन की क्रांति ने देशवासियों में राष्ट्रीय भावना जागृत की। डॉक्टर sun yat-sen तथा उसके दल ने गणतंत्रीय एवं राष्ट्रीय विचारों के पक्ष में जोरदार प्रचार किया। पश्चिमी विचारों के प्रसार ने भी लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को प्रोत्साहन दिया। मई 1919 में जब पेरिस सम्मेलन में शांतुंग प्रायद्वीप क्षेत्र में जर्मन अधिकार जापान को दे दिए, तो चीन के देशभक्त इस निर्णय से भड़क उठे। 4 मई को पीकिंग में विद्यार्थियों ने जापान के विरुद्ध प्रदर्शन किया। शीघ्र ही जापान विरोधी भावनाएं देश में फैल गई। देश भर में जापानी चीज़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। चीन के राष्ट्रवाद ने जापान के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन का रूप धारण कर लिया। नेक्स्ट है कुओमिंतांग दल का पुनर्गठन। चीनी क्रांति के बाद युआन शिकाई ने निरंकुश अथवा तानाशाह की शक्तियां धारण कर ली। राष्ट्रवादियों ने तानाशाही शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। डॉक्टर sun yat-sen ने ब्रिटेन, अमेरिका, रूस से सैनिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। 1923 में उसे रूस का समर्थन प्राप्त हो गया। रूस के सहयोग से डॉक्टर sun yat-sen ने अपने राजनीतिक दल कुओमिंतांग का नए सिरे से पुनर्गठन किया। रूस की ओर से हथियारों तथा सैनिक सिखलाई का भी प्रबंध किया गया। कैंटन के निकट वहम्पोआ में रूस के सहयोग से एक सैनिक छावनी स्थापित की गई। यहाँ इस दल के सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त करते थे।
चियांग काई शेक के नेतृत्व में शीघ्र ही सैनिक अधिकारियों की संख्या हजारों तक पहुंच गई। चियांग ने अपनी पार्टी की स्थिति सुदृढ़ करने के बाद देश के आंतरिक तथा विदेशी विरोधियों को सख्ती से दमन किया। 1928 तक चियांग के अधीन राष्ट्रीय सरकार ने उत्तरी चीन के प्रांतों में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। पीकिंग पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इसी वर्ष के अंत तक चियांग के अधीन नैनकिंग की सरकार को अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने मान्यता प्रदान कर दी। अगला प्रभाव है माओ त्से तुंग का उत्थान। 1911 की चीनी क्रांति के परिणाम स्वरूप स्थापित हुई युआन की गणतंत्रीय और उसके बाद चियांग की राष्ट्रीय सरकार देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी। इन परिस्थितियों में साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई। साम्यवादियों ने धीरे धीरे गांवों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। चीनी क्रांति के परिणाम स्वरूप माओ त्से तुंग का चीन में उदय हुआ। इसका जन्म 1893 में चीन के हुनान प्रांत में हुआ। इनके पिता का नाम माओ जेने संग था। इनके जीवन पर चेतावनी के शब्द नामक पुस्तक तथा रूसी क्रांति 1917 का बहुत प्रभाव पड़ा। माओ त्से तुंग ने 1921 ईस्वी को साम्यवादी दल के अन्य 11 सदस्यों के साथ मिलकर कुंगतांग की स्थापना की। कुछ समय बाद साम्यवादी दल, राष्ट्रीय दल और कुओमिंतांग दल में समझौता हो गया। उसने साम्यवादी दल एवं राष्ट्रीय दल दोनों की सदस्यता ग्रहण की। उसने चीन में क्रांतिकारी सुधारों तथा आंदोलनों से अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त कर ली। उसका कुओमिंतांग दल के नेता चियांग काई शेक से संघर्ष हुआ। माओ के नेतृत्व में साम्यवादियों ने लाल सेना गठित कर ली, परंतु जापानी साम्राज्यवादियों के डर से माओ और चियांग के बीच समझौता हो गया। दोनों ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के विरुद्ध युद्ध में मिलकर काम किया, परंतु जापान की पराजय के बाद दोनों में पुनः संघर्ष शुरू हो गया। माओ ने चियांग की सेनाओं को पराजित किया। नेक्स्ट प्रभाव है चीन का आधुनिकीकरण। 1911 की चीनी क्रांति के बाद चीन में आधुनिकीकरण शुरू हुआ। राष्ट्रीय सरकार ने देश में एक अस्थायी संविधान लागू किया। सार्वजनिक स्वास्थ्य, उद्योग, सिंचाई, संचार के साधनों, शिक्षा और कृषि आदि क्षेत्रों में अनेक सुधार किए गए। 1935 ईस्वी में किए गए मुद्रा संबंधी सुधारों ने चीन में आर्थिक एवं व्यापारिक विकास किया। नए नए विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। इस तरह चीन की राष्ट्रीय सरकार ने आधुनिकीकरण के मार्ग में कदम रखा, अर्थव्यवस्था में सुधार किए तथा चीन की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। इस तरह कहा जा सकता है कि चीन की 1911 की क्रांति ने चीन में निरंकुश शासन का अंत करके गणतंत्र की स्थापना की। इसने देश के लोगों में राष्ट्रीय भावनाएं जागृत कर दी। इस क्रांति ने चीन के लोगों में आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न की। यह क्रांति चीन के इतिहास में निसंदेह एक नया मोड़ ला देने वाली घटना थी। तो स्टूडेंट्स, ये थे 1911 की चीनी क्रांति के प्रभाव, जो BA 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।